जी नासिर शिराजी साहब, इसी आपके पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए एक आपसे सवाल करना चाहेंगे। यहाँ पर हम अपने नाजरीन को एक ट्वीट भी दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मारूफ उस्ताद हैं और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट पापे। इन्होंने सीज़ फायर के बाद एक ट्वीट की है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये ह्यूज स्ट्रेटेजिक डिफीट फॉर द यूएस, बिगेस्ट लॉस सिंस वियतनाम। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सर्ज ऑफ ईरान एज द इमर्जिंग फोर्थ सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर, यानी दुनिया में ताकत का चौथा मरकज़ अभी ईरान है। ईरान दुनिया में चौथा सुपर पावर है। ये आपकी बात इसी से अगर कंटिन्यू हम करें, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस जंग के नतीजे में ईरान दुनिया का फोर्थ सुपर पावर बन चुका है? मेरे ख्याल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर एक ये कि एनर्जी जो है वो दुनिया के अंदर रोल प्ले करती है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की एनर्जी के ऊपर ईरान का इफेक्टिव कंट्रोल है, नंबर एक। नंबर दो, ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी पूरी दुनिया को, बल्कि ऐसे तो नंबर एक के ऊपर आती है। इसने ईरान के अंदर भी एक यूनिफाइड फोर्स का रोल प्ले किया है। इतनी बड़ी लेयर शहीद होने के बाद कोई मुमकिन नहीं होता कि कोई मुल्क अपना सिस्टम चला सके। सिस्टम चला है, फर्क नजर नहीं आया, गैप नजर नहीं आया। तो इस लिहाज से भी ईरान की ये आइडियोलॉजी के अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हुआ जा सकता है और अपने वकार के साथ अपना दिफा किया जा सकता है, ये प्रिवेल करेगी। तीसरा, अगर हम माइट की बात करें तो मैं समझता हूँ मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो भी रीअलाइन होगी, क्योंकि अब अमेरिका का जब शहर टूट गया तो अल्टीमेटली ये होगा कि वो देखेंगे कि अब कौन है जो पावरफुल है, तो यकीनी तौर पे फिर उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। और चौथा ये है कि मिलिट्री माइट में भी, चूंकि ईरान का डॉक्ट्राइन जो है ना वो इस्लाम से या कुरान से लिया गया है, तो इन्होंने बहरी बेड़ा नहीं बनाया, इन्होंने जो है वो F-35 नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाथी के मुकाबले में अल्लाह ने हाथी नहीं भेजे थे बल्कि अबाबिलों से काम लिया था, और अबाबिलों के जरिए से उनके मुंह में छोटे छोटे कंकरों से हाथी वालों को बुरकस निकाल दिया था। एग्जैक्टली इनके पास ऐसा ही डेटर्स है कि जिन्होंने मिसाइलों के जरिए से और ड्रोन के जरिए से यही रोल प्ले हुआ है और हाथी वालों का बुरकस निकल गया है। लिहाजा दुनिया ये समझती है कि ईरान के पास ऑल्टरनेटिव है, सिस्टम भी, ऑल्टरनेटिव मिलिट्री माइट भी है, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल विजन भी है और ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी भी है, और फिर अब इकोनॉमी भी है। तो यही सारी चीजें किसी को एक ग्लोबल पावर बनाती हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। दुनिया को मानने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये एक हकीकत है और ये नविश्ता दीवार है जमहूरी इस्लामी ईरान का जो आइंदा ग्लोबल रोल नजर आता है। मुझे ये शक है कि अभी स्पाइलर्स आएंगे, मुझे ये शक है कि अभी सीज फायर को खराब करने की कोशिश होगी, लेकिन अगर चीजें एज इट इज आगे बढ़ती रही तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी इस्लामी ईरान के इस रोल के ऊपर जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है ये मोहर लग जाएगी, और ये आइंदा दुनिया के अंदर एक बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होगा, बिलखसूस उन ममालिक के लिए जो अमरीकी इस्तेमारियत के डसे हुए हैं और कोई अल्टरनेटिव चाहते हैं और कोई उनको संभालने वाला नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हम अदल की बुनियाद के ऊपर भी दुनिया के अंदर कोई अल्टरनेटिव सिस्टम दे सकते हैं। जमहूरी इस्लामी ईरान इज द ऑप्शन। और मैं एक बात और कहूं, देखिए सारी दुनिया होती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पीछे, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, उसके पीछे इकोनॉमी होती है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी इकोनॉमी को सैक्रिफाइस कर रहा है आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के लिए। तो इस आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ने दुनिया के अंदर इसके इत्तेहादियों की एक ऐसी फोर्स क्रिएट कर दी है जो मुमकिन है आपको यूरोप में भी नजर आए, अमेरिका के अंदर नजर आए, जो देखते हैं कि ईरान अगर अमेरिका से शेक ऐड कर ले तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मजलूम फलस्तीनियों के लिए, अहले गजा के लिए और दीगर मजलूमीन के लिए जो आवाज बुलंद करता है और इस आइडियोलॉजी के ऊपर कायम रहता है और अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर हर्फ नहीं आने देता, इसकी कीमत उसको बर्दाश्त करना पड़ती है। तो इसकी वजह से दुनिया के अंदर उनकी महबूबियत में बहुत इजाफा हुआ है, और अब मैं ये कह सकता हूं कि ईरान की एक्सेस यूरोप और अमेरिका में मुमकिन है कि यूरोप और अमेरिका के अपने लीडर से ज्यादा जमहूरी इस्लामी ईरान की उसकी लीडरशिप की एक्सेस हो। तो ये सारी वो चीजें हैं जो प्रूव करती हैं कि ईरान दुनिया की बड़ी सुपर पावर में से एक है और दुनिया के बड़े डिसीजन मेकर्स में से एक है। आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमें वक्त दिया, अगर आप अभी मौजूद है तो आपसे इस्तेफादा करते हुए आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। इस सारी जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान आगे आपको कैसे नजर आता है? सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त हुई है खित्ते के अंदर, एक सुपर पावर को शिकस्त हुई है, ईरान जैसे आपने भी फरमाया कि एक एज अ सुपर पावर उभरा है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं कि बिल्कुल आपके पड़ोस में एक सुपर पावर आ गया? देखिए, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बड़ी सिग्निफिकेंट है,
और पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में बड़ा जबरदस्त रोल भी प्ले कर सकता है। देखिए, एक सुपर पावर फर्स्ट करें चाइना है, एक तरफ ईरान है। पाकिस्तान, ईरान जो है वो दुनिया का बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर है, चाइना दुनिया का बड़ा एनर्जी सीकर है। दोनों के दरमियान एक कनेक्शन जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान बन सकता है, नंबर एक। नंबर दो, ये जिसकी तरफ मैंने इशारा किया वो रीजनल ब्लॉक की तरफ मैंने इशारा किया है। जब हम रीजनल ब्लॉक की बात करते हैं तो इसको हम बात का ना गोल्डन रिंग कहते हैं। यानी अगर दुनिया में इकोनॉमी चाहिए फर्ज करें तो चाइना के पास है, दुनिया में अगर एनर्जी चाहिए तो पाकिस्तान ईरान के पास है, दुनिया में अगर यूथ बल चाहिए और पोटेंशियल चाहिए तो पाकिस्तान के पास है, दुनिया में अगर डिफेंस की आपको बेहतरीन कैपेबिलिटीज चाहिए तो वो बराबर रशिया के पास स्टिल है। तो अगर ये रीजन जो जमीनी तौर पे आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ मिल जाए और कुछ अलाइंस भी दोबारा इनके साथ खड़े हो जाए तो ये एक गोल्डन रिंग है जिसे दुनिया में किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। ये अपने तमाम वसाइल में खुद कफील है अगर ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें और इंटरकनेक्टेडनेस क्रिएट करें। पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा मौका ये है कि इस एनर्जी के बहरान से अपने आप को, एक तो पुल वाली बात की ना मैंने कि जो एनर्जी सीकर और प्रोवाइडर, दूसरा ये है कि पाकिस्तान खुद एनर्जी ट्रस्टी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर चीप और अनइंटरप्टेड एनर्जी दाखिल हो जाए तो पाकिस्तान इस सारे क्राइसिस से निकल सकता है जो इस वक्त पाकिस्तान को इक्तिसादी सतह पे है और उसी की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। इसका इमीडिएट हल ये है कि उस एग्रीमेंट के ऊपर फौरी तौर पे अमल किया जाए और जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की है उसको फौरी तौर पे एक्सप्लिश किया जाए। तीसरा ये है कि आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज हैं, यानी पाकिस्तान भी इस्लामिक डेमोक्रेसी का कायल है और जमहूरी इस्लामी ईरान भी इस्लामिक डेमोक्रेसी का कायल है। दोनों के दरमियान प्रिंसिपली किसी के ऊपर अमल दरामद कम हो या ज्यादा हो, प्रिंसिपल एग्रीमेंट जो है वो मौजूद है। दोनों इसराइल के वजूद को नहीं करते। ये जो कनेक्शन है पाकिस्तान और ईरान का, और अवामी सतह पे आपने देखा कि 90% के करीब पाकिस्तानी अवाम ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया जमहूरी इस्लामी ईरान की इस जंग के अंदर। तो ये जो चीजें हैं ये मिलाकर इस रीजन को एक मजबूत और पावरफुल ब्लॉक बनाने में बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, जिसके ऊपर प्रिंसिपल जो मजलूम की हिमायत वाले हों, जालिम के मुकाबले वाले हों, आदलाना जस्टिफाइड रूलिंग सिस्टम वाले हों, नो बेस्ड ऑर्डर वाले हों, ये जो है वो इनकी गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा निकल सकती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान, और जैसे ये आपने जिसकी तरफ पहले भी इशारा किया कि ये पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया ना, इसमें पाकिस्तान देखिए 3 कंटेंडर थे पाकिस्तान के अलावा। एक KSA जो पार्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान ने इसको कबूल नहीं किया। दूसरा मिस्र जो गजा जेनोसाइड में उन्होंने क्रॉसिंग नहीं खोली रफा और वो उसमें अकम्पलेंस है, ईरान ने उनको भी नहीं दी। तीसरा तुर्की है जो स्टेबल भी है, बॉर्डरिंग कंट्री भी है, बड़ा मुल्क भी है, लेकिन वो बिलाखिर नेटो कंट्री, ईरान ने उसको भी तरजीह नहीं दी। जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान को अगर तरजीह दी है तो पाकिस्तान को पे बैक करना चाहिए और पाकिस्तान को इस रीजनल कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और तीसरा, पाकिस्तान एक और काम भी कर सकता है, इन गल्फ कंट्रीज को ये समझा सकता है कि इनका जो मुस्तकबिल है वो अब अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अमेरिका और इजराइल जो है वो अपनी तारीख की कमजोर तरीन सतह के ऊपर खड़े हैं। इस वक्त उन्हें अमेरिका और इजराइल के बजाय जमहूरी इस्लामी ईरान के साथ और इस रीजन के साथ अपने ताल्लुकात को संवार करना चाहिए। यही स्टेबिलिटी ला सकते हैं और इसी जरिए से वो अपने इकोनॉमिक और इक्तिसादी जो अहदाफ है उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। इट टेक्स टाइम, बहुत लेंथी होता है, स्पॉयलर्स बहुत आते हैं, लेकिन कम से कम उसकी गुंजाइश निकल आई है और पाकिस्तान को ये मरकजियत है। इसमें ईरान ने भी रोल प्ले किया है कि ईरान ने भी पाकिस्तान ने किया है और ईरान की तरफ से उसकी एक्नॉलेजमेंट हुई है। ये दोनों मिलाकर बहरहाल पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मरकजी मकाम देते हैं इस नए ग्लोबल सिनेरियो के अंदर। जी, हमारा दिल तो नहीं चाह रहा कि आपसे खुदाहफिज़ी करें, लेकिन आखिरी सवाल आपसे जो है वो रहबर शहीद का चेलम है और पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल है अब पूरे पाकिस्तान में हर सतह पे मरासम का ऐलान किया जा चुका है और इसकी कोशिश चल रही है। तमाम जो लीडरशिप्स हैं उसके साथ मजलिस वहदत की भी अगर हम बात करें, अल्लामा राजा नासिर वाक़ई हफ़िज़हुल्लाह, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमामी ऑर्गेनाइजेशन का मरकजी वफद जो है वो उनसे मुलाकात के लिए उनके पास मौजूद है। वो खुद जितने तशय्युओं के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मिल चुके हैं, अहले सुन्नत स्टेक होल्डर के साथ मिल चुके हैं। हम अल्लामा साजिद अली नकवी साहब की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि जैसे ये स्टेबल हो जाए तो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में तारीखी इज्तिमात हो, मुश्तरका इज्तिमात हो। इसके अलावा पूरे मुल्क में इस वक्त शुहदा की तकरीम के लिए प्रोग्राम्स जो है वो जारी सारी हैं। सिर्फ इस्लामाबाद के प्रोग्राम जो है वो 2 दिन के जो कल और परसों होने थे ये कैंसिल किए गए हैं फॉर द रीजन को जो पाकिस्तान में ये डायलॉग की सिचुएशन में
रोड्स की बंदिश हुई है और बहुत सारे एरियाज को क्लोज कर दिया गया है, तो इसकी वजह से हमें ये रोकना पड़े। लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये भी सिलसिला चल रहा है। नंबर 2, रहबर मुअज़्ज़म रहबर अज़ीम शान की बैत के हवाले से भी साले बाद साले इस फिनोमेना को आगे बढ़ाने के लिए उलमा की सतह पे, अमादीन की सतह पे, अवाम की सतह पे बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। और फिर साथ ये है कि अब चूंकि चेहलम के अय्याम भी हैं, उसके साथ एक और चीज इकट्ठी होगी, वो है फतह। अगर ये जो सीज फायर ये कंटिन्यू करती है तो एक एहसास फतह, और मुझे याद आ रहा है शहीद रहबर के अल्फाज जिसमें उन्होंने कहा था अनकरीब अल्लाह जमहूरी इस्लामी ईरान के बारे में बात कर रहा था, मोमिनीन के दिलों को एहसास फतह से भर देगा इंशाअल्लाह ताला। अगर ये कंटिन्यू करती है तो एहसास फतह जो है वो मोमिनीन के दिलों में जिस तरह मुनकलब है, उसका इज़हार भी हम पाकिस्तान के अंदर सड़कों में देखेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे ऐलानात किए जाएंगे जश्न फतह मुबीन के, लिहाजा पाकिस्तान में ये सेलिब्रेशन आप देखेंगे। एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो शहीद रहबर के प्रिंसिपल्स थे, शहीद वहादत हैं, अब पाकिस्तान के अंदर हमें शहीद के इस पैगाम वहादत को आगे लेके चलेंगे, उनके फतवे से चीजें ब्रेक, जिसमें उन्होंने अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन को हराम करार दिया। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम अपना तारफ कराना चाहें ना कि हम तशय्युओ की लीडरशिप हैं, लोग हमारे साथ लड़ते हैं, वो कहते हैं आप इस्लाम की लीडरशिप है, यानी शिया लीडरशिप को वो इस तरह जैसे शहीद ने जो जुल्म सतीजी का, इस्तेमार सतीजी का जो चैप्टर ओपन किया है पाकिस्तान में और इस रीजन के अंदर, हम उसका अहया देख रहे हैं। इसी तरीके से जो मजलूमों की हिमायत का एक फिनोमेना बना है, इसके हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। मैंने देखा पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बैनर लगे थे वो ये बैनर लगा था जो रहबर का एक फरमान है कि हम मजलूम की हिमायत में उसके मसलक या उसके स्कूल ऑफ शहीद की जो इल्मी, इरफानी और स्ट्रेटजिक लेगेसी है, हम ग्लोबल लेवल के ऊपर भी उसको आइंदा देखते हुए, आइंदा जो है स्प्रेड होते देखते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं कि उसकी बड़ी मजबूत फुटिंग के ऊपर उसको जो है वो तोसीब है।